नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, जहां एक और दुनिया से पूरी तरह इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के नाम पर जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी जीत और सुपर नेशन बनने का सपना पूरा करना है। इसी बीच में इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ एक फैसला निकाला जाता है। एक कानून, एक आदेश इस तरह से निकल कर आता है कि वो आने वाले समय में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। फिलहाल के लिए, चूंकि दुनिया के लिए मुद्दे में बड़े सारे डिस्कशंस हैं, ईरान इजराइल बड़े मुद्दों में शामिल है, इसीलिए चर्चाओं से कहीं दूर चल रहा है। चर्चाओं से दूर रहे लेकिन आप तक पहुंचता रहे, इसी के लिए आज का यह सेशन है। चर्चा कुछ यूं है कि इजराइल की संसद नेसेट ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसके तहत फिलिस्तीन के नागरिक अगर इजराइल के खिलाफ इजरायली नेशन को अस्थिर करने का कोई भी प्रयास करते हैं तो उन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। आसान भाषा में कहने का है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई मतलब फांसी। तो साहब, अब तक क्या होता था? अब तक उन्हें प्रिजन में रखा जाता था। इजराइल के इतिहास में अब तक 2 ही बार फांसी दी गई है। इतिहास में अब तक 2 बार फांसी, और अब कानून ही ये कि आपने अगर इजराइल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ऐसी की जो इजरायली नेशन को अस्थिर करती है, तो फिलिस्तीनियों के लिए विशेष रूप से मिलिट्री अदालत फैसला लेगी, और वो अदालत फैसला लेने के बाद 90 दिन के भीतर भीतर फांसी के फंदे पर लटका देगी। बड़ा सवाल, फिलिस्तीनी शब्द यूज किया जा रहा है। फिलिस्तीन अगर इजराइल के खिलाफ कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर गलत है कि फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा दी जा रही है, तो भाई इजराइल की अपनी सुरक्षा है, वो जैसे चाहे इससे निपटे। दुनिया इसके विरोध में क्यों? कौन आ गया दुनिया में विरोध में? यूरोपियन देशन, यूनाइटेड नेशंस, कनाडा, ये सब अपने स्टेटमेंट इस फैसले के खिलाफ दे चुके हैं। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो कि अभी चर्चा होना बाकी है। तो चलिए आज के सेशन में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं फांसी और फांसी से जुड़े इजराइल के इस फैसले में किस प्रकार से एक मंत्री की जिद ने इस फैसले को ला दिया और दुनिया के बीच विमर्श का केंद्र बना दिया। चर्चा है इजराइल के पार्लियामेंट के डेथ पेनल्टी बिल के पास हो जाने की, जिसे डिस्क्रिमिनेटरी कहकर वर्ल्ड रिएक्ट कर रहा है। सुर्खियां हैं कि यह पूरी तरह से इजरायलियों के द्वारा फिलिस्तीनियों को हमेशा के लिए खत्म करने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। खबर है कि यह डेंजरस एस्केलेशन है। दुनिया इसके ऊपर प्रतिक्रियाओं के दौर में जारी है, इंक्लूडिंग साथियों इजराइल की संसद ने सोमवार को फिलिस्तीनी अपराधियों को सजा देने वाले बिल को पास कर दिया है, और इसमें कहा गया है कि वेस्ट बैंक के अंदर जो फिलिस्तीनी हैं वो इजरायली नागरिकों की अगर हत्या करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं या इजराइल को अस्थिर करते हैं, उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। इस काम को करवाने वाले मंत्री, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका नाम है इत्मार बेन गिविर। ये इत्मार बेन गिविर नाम के जो मंत्री हैं, ये फार राइट विंग माने जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं। फिलहाल इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, मतलब इजराइल के खिलाफ जिन्होंने भी अब तक कोई कृत्य किया है, फिर चाहे इजराइल में या इजराइल के बाहर, उन पर अगर कोई इजराइल फैसला लेता है तो शायद वो इन्हीं के नेतृत्व में लेता है। इनके द्वारा कोएलिशन में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए सरकार से डिमांड की गई कि यदि आप हमारा सरकार को समर्थन चाहते हैं तो इस बिल को पास करवाइए, अन्यथा हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। इजरायली संसद में 120 सीटें होती हैं। 120 सीटों से मतलब 120 सीटें होती हैं, और जिसमें से बहुमत यानी कि 60 से ऊपर जिसकी भी सीट होगी वो सरकार चलाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का नाम लिकुड पार्टी है, जो कि लगभग 32 सीटों के साथ अपना सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, लेकिन अन्य सहयोगी दलों की मदद से वो सरकार चलाते हैं। उनमें से ये जो मंत्री हैं इत्मार बेन गिविर, इनकी पार्टी 6 सीटों के साथ नेतन्याहू के समर्थन में है, लेकिन अगर ये 6 सीटें निकाल लें तो सरकार गिर सकती है। वैसे भी अक्टूबर 2026 में इजराइल के अंदर इलेक्शन है, नेतन्याहू की पार्टी फिर से इलेक्शन में होगी, और इनके द्वारा लगातार प्रेशर ये क्रिएट किया जा रहा था कि यदि आप मुझे मेरा बिल पास करने में मदद नहीं करेंगे तो मैं आपको सरकार अभी के अभी गिरा दूंगा। तो बस कुल मिलाकर इन्होंने बिल जोर शोर से पास करवा लिया। अपने समर्थन में प्रॉपर तरीके से इन्होंने वोटिंग करवाई। खुशी के रूप में इन्होंने संसद के अंदर ही शैंपेन की बोतल, शराब की बोतल खोलकर अपनी खुशियों का इजहार किया।
ये वो पल है जिस समय पर यह घटना हो रही है समर्थन में, और यहां पर शैंपेन की बोतल लहराते हुए ब्लैंगिविर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो घटनाक्रम है जिस समय यहां की स्पीकर यह अनाउंस करती हैं कि साहब ऐसा ऐसा कुछ कर दिया है। यहां पर अनाउंसमेंट में वोटिंग के बाद जो वोट हुआ उसके बाद विजेताओं को यह सूचित किया गया कि देखिए आपने ऐसा ऐसा सदन में बिल पास कर दिया है। बिल पास किया है फांसी के प्रावधान का। ये व्यक्ति पिछले 1 साल से अपने ऊपर फांसी का एक स्टिकर बनाकर चल रहे थे कि मैं फांसी दिलाना चाहता हूं, और फांसी के लिए लगातार इनके द्वारा कैंपेन किया जा रहा था। इस बिल के पास होने के बाद इन्होंने बकायदा अपने साथ वालों को शैंपेन का मतलब शेयर किया, जश्न मनाया और दुनिया को बताया कि अब अगर 7 अक्टूबर जैसी घटना हमास के आतंकी या फिलिस्तीनी इजराइल के खिलाफ करते हैं तो उनके साथ अब नेगोशिएशन नहीं होगा। उन्हें रिटर्न के दौरान, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इतने बंधकों के एक्सचेंज में इतने फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया गया, नहीं। अगर कोई फिलिस्तीनी इस तरह की हरकत करता है तो उसे 90 दिन के भीतर भीतर फांसी पर लटका दिया जाएगा। मतलब यह डेथ पेनल्टी बिल है जिसे कि पूरी तरह से टेररिस्ट मानते हुए वेस्ट बैंक के लोगों के खिलाफ अप्लाई किया जाएगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है। फिलिस्तीन असल में इजराइल के 2 तरफ है, एक पूर्व की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। इजराइल के पश्चिम वाला जो एरिया जिसे आप गाजा कहते हैं, जिसमें आज भी एयर स्ट्राइक चल रही है। सीज फायर के बाद भी लगभग हर दूसरे दिन यहां पर एयर स्ट्राइक होती है। सीज फायर के बाद भी लगभग 500 से ज्यादा लोगों की जान वहां पर जा चुकी है। एक दूसरा हिस्सा और है इजराइल के दूसरी तरफ, पूर्व की तरफ, जिसका नाम वेस्ट बैंक है, जो एक बड़ा एरिया है। उस बड़े एरिया में बहुत सारे क्षेत्र पर ऑलरेडी इजराइल का कब्जा है, लेकिन कुछ सेटलर्स वहां पर बचे हुए अभी भी फिलिस्तीनी हैं। उस क्षेत्र में जो फिलिस्तीनी हैं, अगर वो विरोध करते हैं इजराइल का, मतलब समझिए कि फिलिस्तीन 2 ही क्षेत्र में है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक में भी अब फिलिस्तीन बचा नहीं है, बहुत छोटा सा हिस्सा फिलिस्तीन के पास में है। कुछ कुछ कॉलोनीज सी हैं जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में है। अगर वो भी किसी तरह से इजरायलियों के खिलाफ कुछ करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके उनको सीधी फांसी पर भेज दिया जाएगा। यहां पर एक तथ्य इस तरह से समझा जाना चाहिए कि ये जो क्षेत्र दिखता है वेस्ट बैंक, असल मायने में इतना क्षेत्र सही मायने में है नहीं फिलिस्तीन के पास। और तो और इस क्षेत्र में ऑलरेडी इजरायली जाकर रहना शुरू कर चुके हैं। तो जो यहूदी यहां रहते हैं, अगर उन्होंने कोई भी कृत्य ऐसा किया जो कि देश को नुकसान पहुंचाने वाला है या कुछ भी ऐसा है जो राष्ट्र विरोधी भी प्रतीत होता है, उसे फांसी भी नहीं है। मतलब यहां पर इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए कानून तो आया, लेकिन इस कानून में साफ था कि अगर फिलिस्तीनी हो तो फांसी, अन्यथा नहीं। यहां की न्यायालय में अगर फिलिस्तीन के इस वेस्ट बैंक के हिस्से में रह रहे यहूदियों ने या इजरायलियों ने कोई भी कृत्य किया तो उनके खिलाफ सुनवाई इजराइल की न्यायालय, जो सिविल न्यायालय है, वो करेगी। लेकिन इसमें रह रहे फिलिस्तीनियों ने अगर कोई भी कृत्य किया तो उसका फैसला इसी क्षेत्र में बनी हुई मिलिट्री न्यायालय करेगी, और वो मिलिट्री न्यायालय इस सिविल न्यायालय के दायरे से बाहर है। 90 दिन के भीतर भीतर उसके आदेश की पालना करनी होगी, उसके ऊपर कोई अपील का प्रावधान नहीं होगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि इसे भेदभावपूर्ण बताया गया है। यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी साउथ अफ्रीका में हुआ करता था कि यदि किसी गोरे को किसी अश्वेत ने मार दिया है तो अश्वेत को फांसी है, लेकिन अगर श्वेत ने किसी अश्वेत को मार दिया है तो श्वेत व्यक्ति यानी गोरे को कोई फांसी नहीं। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहां पर इस क्षेत्र में किया जा रहा है कि अगर किसी ने भी कैसा भी कृत्य किया, अगर वो फिलिस्तीनी है तो फांसी पाएगा, लेकिन अगर इजरायली है तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम से पहले आप ये समझ लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन का अपना एक लंबा इतिहास है। इतिहास में जिस जगह की आज चर्चा है वो लगातार अशांत क्षेत्र के रूप में अब चर्चा में रहता है। लगातार इजराइल अपने अस्तित्व के नाम पर अपने क्षेत्र को बढ़ाता चला जा रहा है। पहले इसने वेस्ट बैंक के लगभग बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। गाजा पर जो कार्रवाइयां हुई वो आपके सामने है। अब वो लेबनान का लगभग 10% हिस्सा कब्जा कर चुका है। अपने आप के बफर जोन के नाम पर इसने लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये ताजा अपडेट है। हिजबुल्लाह पर जो धमाके होते हैं वो इसी के नाम पर अपने आप को एक्सपेंड करता हुआ लेबनान की तरफ लेकर चला जा रहा है। इतिहास शुरू होता है 1917 से, जब कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया था।
जब हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया तो उस समय पर यहूदियों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की और उसी मांग के बाद यूएन ने फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाने का प्रस्ताव 1947 में पास किया, जिसकी वजह से 1948 में इजराइल नामक देश बना। 1964 में यासर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। इस बीच में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग सीखी, जिसमें जंग में इजराइल के खिलाफ मिस्र, जॉर्डन, सीरिया तमाम देश निकल कर आए, लेकिन इस बीच में इजराइल ने बड़े सारे हिस्से लेकर गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा, इन सब पर कब्जा कर लिया। 1973 में 6 अक्टूबर को अरब देशों ने इजराइल पर फिर से हमला किया और अमेरिका की मदद से इजराइल जीत गया। 1974 में यूएन में फिलिस्तीनी बंटवारे और इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ और इसी बीच में 1987 में हमास की स्थापना हुई। शुरुआत में जो 1946 तक ये फिलिस्तीन दिखा करता था, ये धीरे धीरे अब बदलते बदलते कुछ चंद पैचेज में रह गया है। अब पूरा इजराइल यहां पर इस तरह से एग्जिस्ट करता है। यहीं पर जो क्षेत्र है फिलिस्तीन, उस फिलिस्तीन के पास एरिया है वेस्ट बैंक का, और ये वेस्ट बैंक अब पूरी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के लगभग बराबर से कब्जे में दिखाई पड़ता है। ये हल्का सा इतिहास है। 7 अक्टूबर को यानी 2023 में जब हमास के द्वारा इस क्षेत्र में हमला किया गया, यानी कि गाजा से निकलकर आए हमास के आतंकियों ने जब इजराइल में हमला किया तो 1200 से अधिक इजरायली मारे गए। उसके बाद से लगातार इजराइल में यह मांग उठ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बंधकों की रिहाई के लिए जिन फिलिस्तीनियों को एक्सचेंज कर रहे हैं, यह हमारी कमजोरी बन जाए। लगातार ये ग्विर नाम के जो व्यक्ति हैं, ये इस कैंपेन को चला रहे थे कि हमारे अपनों को जो उठाकर लेकर चले गए, उन लोगों की रिहाई के नाम पर हमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को वापस करना पड़ा। आगे से हम ऐसा ना करें, इसके लिए डेथ पेनल्टी का नियम लाकर रखना पड़ेगा। इजराइल में अगर कोई फिलिस्तीनी गिरफ्तार होता है तो उसे प्रिजन में अच्छे से रखा जाता है, ऐसा इजराइल का क्लेम है। उनका कहना है कि भविष्य में उन्हें ऐसे ना रखा जाए, उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी जाए। ये लगातार ये डेथ पेनल्टी की मांग करते हुए चल रहे थे। इनके द्वारा ऑलरेडी हर जगह ये कैंपेन चलाया हुआ था कि अगर इजराइल के खिलाफ हो तो फांसी दी जाएगी। दुनिया में सजा के नाम पर फांसी को वैसे भी बहुत ज्यादा हटाया जा रहा है, बहुत सारे देश फांसी को एंडोर्स नहीं करते, लेकिन ये पूरी तरह से अपनी राजनीति को फांसी के नाम पर फिलिस्तीन के विरोध में, फिलिस्तीनियों के विरोध में लगातार मोमेंट बनाकर चल रहे थे। और ये नेतन्याहू पर प्रेशर क्रिएट करके चल रहे थे कि मैं साथ तब तक हूं जब तक आप मेरी बात मानते हैं। फाइनली ये अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए। इन्होंने सबसे पहले इजरायली संसद में जब इसकी फर्स्ट रीडिंग करवाई, यानी कि सदन में जब ये पिछले साल 2025 के नवंबर में पेश हुआ, उस समय फर्स्ट रीडिंग के लिए जब इनका बिल पढ़ा गया, उसकी एक्सेप्टेंस पर ही इन्होंने मिठाइयां बांट दी थी कि चलो कम से कम संसद तैयार तो हुई। इसके बाद में यूएन के अंदर यह मुद्दा उठा, चर्चा हुई कि साहब इस बिल को वापस लिया जाए, इजराइल ऐसा बिल पास ना करे जिससे कि असमानता का भाव पब्लिक में पता चले। किसी एक देश के विरोध में इस तरह की हरकतें करना, और विशेष रूप से तब जब उस क्षेत्र पर कब्जा आप ही ने कर रखा हो, तो यह एक प्रकार से उस क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास भी हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बैंक पर मेजर एरिया ऑलरेडी वेस्ट इजराइल के पास है। तो बचे हुए जो भी फिलिस्तीनी हैं, अगर वो इजराइल के खिलाफ पत्थर भी मारेंगे तो ये उन्हें उठा करके फांसी पर डाल देंगे। ऐसे में बोले ये फिलिस्तीन का, इजराइल का फिलिस्तीनियों को पूरी तरह खत्म करने का एक प्रयास हो सकता है वेस्ट बैंक में। इसके चलते इसका विरोध होना शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने 30 मार्च 2026 को इसे अपनी सदन में पास कर दिया और कहा कि अब कोई भी पैलेस्टाइनियन व्यक्ति अगर कन्विक्ट होता है तो उसे पूरी तरह से डेथ दे दी जाएगी। ये पूरी घटनाक्रम करने में पहले नेतन्याहू साथ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे बनते मोमेंट में ये भी इनके साथ हो गए। कुल मिलाकर अपनी सरकार को बचाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पार्टी के साथ, यानी लिकुड पार्टी के साथ गठबंधन में बैठी हुई इनकी पार्टी ओज़मा यहूदित के लिए इनके कानून को लागू कराने में अपना वोट दिया। हालांकि इनके खिलाफ जो अपोजिशन की पार्टी यास आतिद है, यायर लैपिड जिसके नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि ये जो घटना हम करने जा रहे हैं, इसके बाद हम भी हमास जैसे ही हो जाएंगे। अगर हमास इजरायलियों को मारता है और हम इस तरह से हमास की तरफ मतलब फिलिस्तीनियों को मारेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। उनका ये क्रिटिसिज्म उनकी जगह रहा। वर्ड में उनके क्रिटिसिज्म को भी जगह दी गई, कहा गया कि उन्होंने सही तरह से विरोध किया है, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि ये बिल पास हो गया है तो इनका विरोध अब केवल दिखावा मात्र रह गया है। हालांकि ये अपने आप को केवल बार बार यही कहते हुए पाए गए कि हम ऐसा करके
उन जैसे बन रहे हैं जो हमसे नफरत करते हैं। खैर, फिलहाल के लिए चूंकि ये बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, तो इनकी खुशियों के अंदाजे आप लगा सकते हैं। मिठाइयां बंटना, मिठाइयों के साथ साथ शैंपेन का खुलना सदन के अंदर ये दर्शाता है कि ये पूरी दुनिया को संदेश था कि अब वेस्ट बैंक हमारा है और वो बहुत जल्दी हमारे साथ होगा। कुल मिलाकर के इनके द्वारा किए गए इस कृत्य के विरोध में कुछ लोग सड़कों पर आए, तो उन पर जल की इस तरह से वाटर कैनन पे डाल करके उन्हें दूर भगाया गया। तस्वीरें निकलकर आई विरोधियों के खिलाफ एक्शन लेने की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में यूरोप के कई देश इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किए। यूरोपियन यूनियन के कमीशन ने इजराइल से कहा कि आप इस बिल को वापस लीजिए। इजराइल के इस बिल के विरोध में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, इन सब ने कहा कि यह गलत है, आप फिलिस्तीनियों के खिलाफ ऐसा एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, बाकायदा यूएन की जो यूएनएचआरसी है वहां पर भी इस मुद्दे को उठाया गया। इटली के फॉरेन मिनिस्टर, कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर, आयरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, तमाम देशों के द्वारा इजराइल के इस एक तरफा फैसले को, इसमें एक तरफा क्या है? एक तरफा यह है कि उस वेस्ट बैंक में रहने वाले इजरायलियों पर यह कानून लागू नहीं होता। एक तरफा यह है कि यह फिलिस्तीनियों को हटाकर वेस्ट बैंक पर कब्जाने की नीति है। वेस्ट बैंक जो दुनिया को दिखाया जाता है कि यह फिलिस्तीन का है, वास्तव में इजराइल अब उसे इस कानून के माध्यम से पूरी तरह कब्जे में ले लेगा। इस कब्जे के विरोध में पूरी तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर दुनिया में जारी है, लेकिन इजराइल पर इसका कोई असर नहीं है। असर क्यों नहीं है? अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो असल मायने में लगातार इजराइल ये कहता आ रहा है, नेतन्याहू के और हमास ने भी इस घटना का मतलब विरोध किया है और कहा है कि इसको रोका जाना चाहिए। जहां तक बात हो इजराइल की कि इजराइल ऐसा कानून लेकर आया है, तो इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? तो वो स्ट्रेटजी असल में नेतन्याहू के थॉट से निकाली जाती है। जब नेतन्याहू के द्वारा यह बयान दिया गया कुछ दिनों पहले कि हम सुपर स्पार्टा बनना चाहते हैं, स्पार्टन्स की अगर आपने 300 फिल्म देखी हो तो कुछ वैसी ये बात करना चाहते हैं। इनका कहना है कि आने वाले समय में हम इजराइल को एक सुपर नेशन बनाएंगे, एक ऐसा देश जिसे किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, और उस सुपर नेशन की जर्नी में हम ये सारे काम करते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर नेतन्याहू फिर से अपनी दावेदारी इन सभी चीजों के माध्यम से चुनावों में पेश कर दिए हैं। इजराइल लगातार हमलावर होते हुए जहां एक और ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, वहीं लेबनान के लगभग 10% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। लगभग 50% से ऊपर का गाजा का हिस्सा कब्जे में ले चुका है। लगभग 50% से अधिक वेस्ट बैंक उसके ऑलरेडी कब्जे में है। कुल मिलाकर इजराइल अपने तमाम प्रयासों से अपने क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुए बढ़ता चला जा रहा है। यह था कुल